राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें 5 संख्याएं दी गई हैं और कहा गया इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य मतलब ऐसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है जो अभाज्य हो, जिसमें किसी का भाग नहीं जा सकता हो, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको हल करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। 140 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें भाग जा सकता है? ये एक सम संख्या है, तो 2 का भाग जा सकता है, तो हम 2 से भाग दे देंगे। 140 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 70। 70 भी एक सम संख्या है, इसमें किसका भाग जा सकता है? 2 का जा सकता है, तो 2 का भाग देंगे। 70 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 35। अब दोस्तों 35 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो फिर 5 का जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 होता है, तो 5 से भाग देंगे तो बचेगा 7। अब 7 में तो 7 का ही भाग देना पड़ेगा, तो बचेगा 1। ठीक है, तो ये आ गए हमारे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके? 140 के, 2, 2, 5 और 7। तो हम लिख लेंगे 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब 2 गुणा 2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। तो हमने लिख दिया 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब इसमें देखिए 2, 5 और 7 ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि 2 गुणा 2 को आप 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप 4 लिखते तो वो भाज्य गुणनखंड हो जाता है, क्योंकि 4 में तो 2 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर है यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड है हमारे 140 के। अब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आइए दोस्तों, अब हम भाग 2 में 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 156 को लिख लेंगे। 156 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे 156 में, तो देखो 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 6 16, तो 2 फिर 8 आ जाएगा। तो 2 का भाग देंगे 156 में, तो हमें मिलेगा 78। 78 भी एक सम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा तो हमें मिलेगा 39। ठीक है, अब 39 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। ठीक है, पर 3 और 9 12। ठीक है, 3 को जोड़ के हैं 9 से, तो मिलता है 12, और 12 में 3 का भाग चला जाता है, तो 39 में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे 39 में, तो 13 तिया 39 होता है, तो 13 बचेगा। 13 अभाज्य संख्या है, 13 में तो 13 का ही भाग देना पड़ेगा, तो 1 बचेगा। तो हमारे 156 के गुणनखंड आ गए, अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3 और 13। तो हम लिख लेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 गुणा 2 को हम लिख देंगे 2 की घात 2, तो 156 हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसमें आप देखिए 2 जो है अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो आप देखेंगे कि हमने 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। तीसरे भाग में हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड किसके? 3825 के। ठीक है, तो हमने 3825 लिख दिया। ठीक है, सम संख्या तो है नहीं, तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। क्या 3 का जाएगा? ये देख लेते हैं। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाएगा तो मिलेगा हमें 1275। ठीक है, अब 1275 में 3 का भाग जाएगा, देखते हैं। 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो जाएगा। 3 का भाग देंगे 1275 में, तो हमें मिलेगा 425। ठीक है, अब 425 में जो है 3 का भाग जाएगा, देखते हैं। 4 और 2 6 और 5 11, नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, क्योंकि अंत में 5 आ रहा है। 5 का भाग देंगे 425 में, तो हमें मिलेगा 85। 85 के अंत में 5 आ रहा है, तो 5 का भाग जाएगा।
17 पंजे 85 होता है, 5 का भाग देंगे तो मिलेगा 17। 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 17 का ही भाग जाएगा तो हमें मिलेगा 1। अब हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 3 5 5 17। तो हम लिख लेंगे 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब 3 गुणा 3 को लिख देंगे 3 की घात 2 और 5 गुणा 5 को लिख देंगे 5 की घात 2। ठीक है, तो हमारा 3825 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है गुणनखंड। 3 ये अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है। तो हमने 3825 को लिख दिया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, और यही हमारा उत्तर है प्रश्न के इस भाग का दोस्तों। प्रश्न के चौथे भाग में हमें निकालने अभाज्य गुणनखंड 5005 के। ठीक है, तो हमने लिख दिया 5005। 5005 में जो है विषम संख्या है ये, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 का जाएगा 5 और 5 10, 3 का भी नहीं जाएगा, लेकिन 5 का जाएगा क्योंकि अंत में 5 है। 5 का भाग दे लेते हैं तो हमें मिलेगा 1001। ठीक है, अब 1001 में जो है 5 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग देंगे तो मिलेगा 143। 143 में है जो है अगला 11 का भाग जाएगा। 11 से भाग देंगे 143 को तो हमें मिलेगा 13। 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। तो हमें 5005 के गुणनखंड मिल गए 5 7 11 13। ठीक है, तो 5005 को हमने लिख दिया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए 5 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो हमने 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया और यही हमारा उत्तर है प्रश्न के इस भाग का दोस्तों। प्रश्न के 5वें भाग में हमें दिया गया है 7429। ठीक है, तो 7429 के गुणनखंड देख लेते हैं क्या क्या होंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ना तो 2 से भाग जाएगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, जाएगा 17 से। 17 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 437। अब 437 में जो है 17 के ऊपर 19 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 23। 23 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1। तो 7429 के गुणनखंड हमें मिले 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो हम लिख देंगे 7429 को 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, देखिए ये तीनों अभाज्य संख्या है 17 19 और 23। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों मतलब दो दो अंक दे रखे हैं। ठीक है, युग्म का मतलब होता है दो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, तो इस प्रश्न के 3 भाग हैं, तो हर एक भाग में हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और फिर हमें देखना है वो जो दो संख्याएं दी हुई हैं उनका जो गुणनफल है जो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। हमें संख्या दी हुई है 26 और 91। तो हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, 26 लिखा हमने। ठीक है, 26 एक सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दिया तो 13 दूनी 26, 13 मिला। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 26 के गुणनखंड हमें मिल गए 2 गुणा 13। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13। अब हम 91 के गुणनखंड निकालेंगे तो हमने लिख लेंगे 91। 91 में 2 का भाग तो जा नहीं सकता क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, 3 का भाग जाएगा क्या, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का तो जा ही नहीं सकता भाज्य संख्या है, 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 13 सत्ते 91। ठीक है, 7 का भाग जाएगा, 13 बचेगा। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 1 बचेगा। तो 91 के गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 7 और 13। तो हम लिख देंगे 91 बराबर 7 गुणा 13। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में और एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो में पढ़ा था कि एचसीएफ क्या होता है हमारा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ वर्ड को ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ शब्द को ध्यान दीजिएगा। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये जैसे ये दो संख्या दी हैं, इनके जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसमें हमें पहले तो देखना है कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड इसमें कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और फिर उसकी सबसे छोटी घात लेंगे किसी भी संख्या की। ठीक है, तो देखिए 2 कॉमन है क्या, दोनों में नहीं है। 13 कॉमन है, हाँ 13 कॉमन है। ठीक है, 7 कॉमन है क्या, नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 13, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है और सबसे छोटी घात 13 की 1 है दोनों में ही। तो एचसीएफ हमारा आ गया 13। तो ये एक उत्तर हो गया हमारा।
अब दोस्तों अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में और एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो में हमने पढ़ा था एलसीएम क्या होता है हमारा संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, हर अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात होगी जिस भी नंबर की उसका गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 की घात क्या 1 है। ठीक है, 91 में तो है ही नहीं तो हमने 2 लिख दिया। फिर 7 आया हमारा 91 में, 26 में नहीं है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 13 दोनों में है तो 2 बार 13 नहीं लिखेंगे, इन दोनों 13 में जो 13 की बड़ी घात है तो 13 की दोनों की घात सब समान ही है इसमें। ठीक है, तो सिर्फ 13 की घात 1 लिख देंगे यानी कि 13। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, 13 सत्ता 91 होता है, 91 से 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 182। तो एलसीएम हमारा आ गया 182, ये भी हमारा उत्तर है। ठीक है, अब हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो दो संख्या कौन सी है, 26 और 91। दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं, 26 गुणा 91 करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2366। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ है 13, एलसीएम है 182, तो 13 गुणा 182 तो ये आ गया 2366। तो ये दोनों बराबर हो गए, दोनों ही कितने आ गए 2366। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, और दोस्तों वैसे भी आप जानते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपने एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो में और परिचय के वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया प्रश्न के इस भाग का। प्रश्न के भाग 2 में हमसे बोला है 510 और 92 दो संख्याएं हैं, हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो हमने लिख दिया 510 और 92। तो 510 के गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। 510 हमारी सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, मिलेगा हमें 255। ठीक है, 255 जो है 2 5 2 और 5 7 और 5 12। ठीक है, तो 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 का भाग देंगे 255 में तो हमें प्राप्त होगा 85। अब 85 में 5 का भाग देना होगा, 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग देंगे तो 17 पंजे 85, तो 17 आ जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 में तो 17 का ही भाग जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। तो 510 के गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे, 2 3 5 और 17। तो हम लिख लेंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 92 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 92 लिख लिया हमने, 92 भी सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे 92 में तो हमें मिलेगा 46। ठीक है, 46 भी सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो बचेगा 23। 23 अभाज्य संख्या है हम जानते हैं तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा तो बचेगा 1। तो 92 के गुणनखंड हमारे आ जाएंगे 2 2 और 23। तो 92 बराबर हम लिख देंगे 2 गुणा 23। अब 2 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो 92 को हम लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 23। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में और एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो में हमने पढ़ा था, एचसीएफ बराबर क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो अब आप देखिए 92 में, ठीक है, इसमें और 510 में अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, 2 इसमें है 2 इसमें है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड। ठीक है, तो सारे ही अभाज्य हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उभयनिष्ठ कौन कौन सा है। तो 2 510 में भी है 92 में भी है। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। 3 510 में है पर 92 में नहीं है, 5 510 में है पर 92 में नहीं है, 17 510 में है पर 92 में नहीं है, 23 92 में है पर 510 में नहीं है। तो उभयनिष्ठ या कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2। ठीक है, अब इस 2 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 1 है, 2 की घात 1 510 में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, एचसीएफ आ गया 2, ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब दोस्तों एलसीएम की परिभाषा हमने पढ़ी थी परिचय के वीडियो में और एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो में। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है कि जितने भी, इसमें उभयनिष्ठ का कोई चक्कर नहीं होता है एलसीएम में। ठीक है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी जो है सबसे बड़ी घात ले लेते हैं, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन में बड़ी घात ले लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कॉमन उभयनिष्ठ क्या था, 2। तो अब इसमें अब 2 की घात 2 ले लेंगे और बाकी सारे जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की घात 2, फिर 3 5 17 ये कॉमन नहीं है तो ये आ जाएगा। ठीक है, 23 ये कॉमन नहीं है तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। 2 गुणा 2 4 होता है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो एलसीएम हमें प्राप्त होगा 23,460। ठीक है, ये उत्तर होगा हमारा।
हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब हम दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। दो संख्याएं कौन सी हमारी 510 और 92। तो 510 और 92 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 46,920। ठीक है, अब हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकाल लेते हैं। एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ है 2, एलसीएम है 23,460। तो 2 गुणा 23,460 हमें प्राप्त होगा 46,920। तो ये दोनों बराबर आ गए हमारे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। और ये हमने पढ़ा भी था परिचय के वीडियो में और एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो में। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमें निकालना है 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, और उनके गुणनफल का देखना है कि वो एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो हम 336 के गुणनफल निकाल लेते हैं। 336 एक सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा हमें 168। 168 भी सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 84। 84 भी एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा तो मिलेगा 42। 42 भी एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा तो प्राप्त होगा 21। 21 में तो 3 का भाग जाता है, 7 ते 21। 3 का भाग देंगे तो 7 मिलेगा। 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा तो 1 मिलेगा। तो 336 के गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 2 2 2 2 3 और 7। तो हम लिख लेंगे 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार आ रहा है 2, तो इसको 2 की घात 4 लिख देंगे। तो 336 हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब हम 54 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 54 हमारा एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा तो बचेगा 27। 27 में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 मिलेगा। 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 तो 3 मिलेगा। 3 अभाज्य संख्या है तो 3 में तो 3 का ही भाग जाएगा तो 1 मिलेगा। तो 54 के गुणनखंड आ गए हमारे 2 3 3 और 3। तो हम लिख लेंगे 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 3 बार आ रहा है तो इसको 3 की घात 3 लिख देंगे। तो 54 आ जाएगा हमारा 2 गुणा 3 की घात 3। अब हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो है सबसे छोटी घात। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कौन कौन से यहाँ पे दो उभयनिष्ठ है, 2 की सबसे छोटी घात है 2। ठीक है, मतलब 1। ठीक है, तो 2 2 आ जाएगा हमारा सिर्फ। और 3 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 भी उभयनिष्ठ है, 3 की सबसे छोटी घात भी 1 है मतलब कि 3। ठीक है, 7 उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2 गुणा 3। तो एचसीएफ लिख दिया हमने 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 होता है 6, तो एचसीएफ हो गया हमारा 6। ये उत्तर हो गया एक हमारा। एलसीएम हम जानते हैं, एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उभयनिष्ठ देख लेते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी कौन सी है घात 4। तो एलसीएम होगा 2 की घात 4। फिर 3 3 भी उभयनिष्ठ है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 गुणा हो जाएगा, फिर जो बच जाएगा वो आ जाएगा। तो बचा क्या है 7, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबका गुणा कर लेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 3024। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब हम दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। संख्या कौन सी हमारी 336 और 54। तो हमने लिख दिया 336 गुणा 54 आ जाएगा हमारा 18,144। अब हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकाल लेते हैं। एचसीएफ है 6, एलसीएम है 3024। तो 6 गुणा 3024 ये भी आ जाएगा 18,144। ये दोनों बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो ये भी हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न के 3 भाग हैं और हर एक भाग में हमें 3 3 संख्याएं दे रखी हैं और हमसे कहा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं जहां हमें 12 15 और 21 दिया हुआ है। तो हम पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 12 में 2 का भाग जाएगा तो 6 मिलेगा। 6 सम संख्या है, 6 में 2 का भाग जाएगा तो मिलेगा 3। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 में 3 का ही भाग देना होगा तो मिलेगा 1। तो 12 के गुणनखंड हमें मिल गए 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हम लिख लेंगे, ठीक है, 12 के गुणनखंड आ गए 2 2 और 3। तो हम 12 बराबर लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 2 बार आ रहा है तो 2 गुणा 2 को क्या लिख देंगे हम 2 की घात 2। तो 12 हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है, अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 15 लिख दिया। 15 विषम संख्या है। ठीक है, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 3 का भाग देंगे 15 में तो हमें प्राप्त होगा 5। 5 अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का ही भाग जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 1। तो गुणनखंड हो गए 15 के 3 और 5। तो हम लिख देंगे 15 बराबर 3 गुणा 5। अब हम 21 के गुणनखंड निकालते हैं।
21 लिख दिया हमने। 21 में जो है विषम संख्या है, सम तो है नहीं, 3 का भाग जाता है, 7 या 21 तो 7 आ जाएगा। 7 अभाज्य संख्या है तो 7 में जो है 7 का ही भाग जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 1। तो 21 के गुणनखंड आ गए हमारे 3 और 7, तो हम लिख देंगे 21 बराबर 3 गुणा 7। अब हम जानते हैं एचसीएफ की परिभाषा, हमने पढ़ रखी है अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में और एचसीएफ और एलसीएम वाले वीडियो में, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो अब इसमें देखिए तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है? 2 उभयनिष्ठ है? नहीं है, तीनों में नहीं है 2। 3 जरूर तीनों में है, ठीक है। 5 नहीं है तीनों में, 7 नहीं है, सिर्फ 3 है तीनों में, और 3 की सबसे छोटी घात 1 है तीनों में, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, यहां से आ गया। अब एलसीएम क्या होता है हमारा? ठीक है, ये उत्तर हो गया एचसीएफ वाला हमारा, एचसीएफ 3 आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम होता है हमारा संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों के गुणनफल, ठीक है। तो अगर कोई कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखते हैं और उसकी सबसे बड़ी घात लिखते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? जैसे दो, दो की सबसे बड़ी घात क्या? 2, ठीक है, तो हो जाएगा 2 की घात 2। फिर 3 कॉमन है और 3 की सबसे बड़ी घात क्या? 1 है, तो लिख दिया 3। फिर 5 कॉमन नहीं है तो 5 को लिख दिया, 7 कॉमन नहीं है तो 7 को वैसे की वैसे ही लिख दिया। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? 4। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसको हल कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 420, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया प्रश्न के पहले भाग का। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दी हुई संख्याएं हैं 17, 23 और 29। दोस्तों हम जानते हैं 17 जो है अभाज्य संख्या है, तो हमने 17 को लिख दिया 17 गुणा 1, ठीक है। गुणा 1 नहीं भी लिखते तो भी चलता, पर वो हमने एचसीएफ की वजह से लिख दिया। तो 17 अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 23 भी जो है वो अभाज्य संख्या है, तो 23 को लिख दिया हमने 23 गुणा 1, ठीक है। इनके कोई गुणनखंड होंगे ही नहीं, हम जानते हैं ये अभाज्य संख्या है। और 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 होगा 29 गुणा 1, ठीक है। अब हम एचसीएफ जानते हैं वो क्या होता है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो यहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है एक के अलावा, सिर्फ एक उभयनिष्ठ है, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और एलसीएम, ये उत्तर हो गया एचसीएफ का। और एलसीएम होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है अभाज्य गुणनखंड 17 में अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या है? 17 की घात 1, 17 मतलब 23 में 23 है और 29 में 29 है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात ले ली हमने सब संख्याओं में से और उनका गुणा कर दिया, ठीक है। इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा 11,339। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। दूसरे भाग में जो संख्याएं दी हैं वो हैं 8, 9 और 25। तो हम पहले 8 को ले लेते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 8 सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा तो हमें मिलेगा 4। 4 भी एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा तो हमें मिलेगा 2। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 का ही भाग देना पड़ेगा, ठीक है, भागफल 1 आ जाएगा हमारा। तो 8 के गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 बार 2 आ रहा है तो 2 की घात 3 लिख देंगे, 8 हो जाएगा हमारा 2 की घात 3, ठीक है। अब अगली संख्या है 9, ठीक है। 9 एक विषम संख्या है तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 तिया 9 तो 3 मिलेगा। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 में 3 का ही भाग देना पड़ेगा तो बचेगा 1 हमारा। तो 9 के गुणनखंड हो गए हमारे 3 गुणा 3, तो हम लिख देंगे 9 बराबर 3 गुणा 3। 3 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2 हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा 3 की घात 2। अब अगली संख्या है हमारी 25, तो हमने लिख दिया 25। 25 में 5 का भाग जाएगा तो बचेगा 5, 5 पंजे 25 होता है, ठीक है। 5 अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का ही भाग जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा। तो 25 के गुणनखंड हो गए हमारे 5 गुणा 5, तो हम लिख देंगे 25 बराबर 5 गुणा 5। 5 2 बार आ रहा है तो 5 की घात 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारा 5 की घात 2, ठीक है। अब हम एचसीएफ की परिभाषा लिख ली, एचसीएफ बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो आप देखेंगे इन तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। 8 में सिर्फ 2 है अभाज्य संख्या, 9 में 3 है और 25 में 5 है, ठीक है। तो एचसीएफ फिर क्या हो जाएगा ऐसे केसेस में? 1। उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा गुणनफल। तो एचसीएफ आ गया हमारा 1, एक उत्तर हो गया हमारा। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं? सबकी बड़ी बड़ी घातें लिख देते हैं, ठीक है। अगर कुछ कॉमन होता है तो कॉमन में छोटी घात को छोड़ देते हैं, पर यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है? संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 25। ठीक है, अब देखो 25 गुणा 8 हो जाएगा 200, 200 गुणा 9 हो जाएगा 1800, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 1800। ठीक है, ये हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में हमें दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक 306 है और एक 657 है, उसका एचसीएफ हमें दिया गया है 9। तो हमसे कहा गया है कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। पहली संख्या हमें दी गई है 306, तो हमने लिख लिया 306। दूसरी संख्या हमें दी गई है 657, तो हमने लिख लिया 657। और हमें दिया गया इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9, ये लिख लिया हमने। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में और एचसीएफ और एलसीएम वाले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ हमें 9 दे रखा है और दोनों संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया एलसीएम गुणा एचसीएफ की जगह लिख दिया 9, और दोनों संख्याओं का गुणनफल में लिख दिया हमने 306 गुणा 657। 306 गुणा 657। अब 9 जो है दाईं तरफ जाके नीचे चला जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 306 गुणा 657 बटे 9। ठीक है, 306 में 9 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 34। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 34 गुणा 657। 34 और 657 का गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 22,338, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है जांच कीजिए, हमें जांच करने को कहा गया है। ठीक है, हम डॉक्टर हैं, हम जांच करेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, प्राकृत संख्या दोस्तों आप जानते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, ये हमें जांच करनी है। ठीक है, तो जांच करते हैं दोस्तों। दोस्तों, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अगर अंक शून्य पर समाप्त होगी तो अवश्य ही वह 10 से विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वो 10 से अवश्य विभाजित होती है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, और 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 है। ठीक है, 2 और 5 है 10 के अभाज्य गुणनखंड। अतः अगर कोई संख्या 6 की घात n शून्य पर तभी समाप्त होगी जब 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 अवश्य होंगे, दोनों जरूर होंगे, 2 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक है, दोनों अभाज्य गुणनखंड होंगे तभी वो शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, अब 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात n। ठीक है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, तो ये होगा 2 गुणा 3 की घात n। इसको हल करेंगे तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n, ये हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या है, सिर्फ 2 और 3 है। ठीक है, 2 है और 3 है, n तो घात है उसकी। ठीक है, तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड हमें कितने मिल रहे हैं, 2 और 3। ठीक है, परंतु शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना आवश्यक थे। तो यहाँ पर 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर शून्य पर समाप्त होना था तो 2 और 5 दोनों का होना जरूरी था। 2 तो है अभाज्य गुणनखंड, लेकिन 5 नहीं है 6 की घात n का। ठीक है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n का n जो है अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। कारण क्या है उसका, क्योंकि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, यही हमारा उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 जो है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों संख्याओं के लिए हम व्याख्या करेंगे कि ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, या प्रमेय 1.2 में भी पढ़ा था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को। तो उस प्रमेय में हमें क्या बताया गया था
प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर ये दोनों संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। ठीक है, अब इसमें देखिए 13 कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारा 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 धन 13 कॉमन लिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो धन 1 ये हो जाएगा। अब आप देखिए 7 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, तो हमने लिख दिया 13 को 13 लिखा, 7 गुणा 11 को 77 धन 1, 77 धन 1 कितना हो जाएगा, 78। तो ये आ जाएगा हमारा 13 गुणा 78। अब हम 78 के गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 78, 78 एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। ठीक है, 2 का भाग जाएगा तो बचेगा 39। ठीक है, और 39 में जो है 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे तो बचेगा 13, 13 तिया 39 होता है। 13 अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारा भागफल 1 आ जाएगा। तो 78 के गुणनखंड आ गए हमारे 2 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, तो अब 78 की जगह हम लिख देंगे 2 गुणा 13 गुणा 13। तो हम 13 को तो 13 लिखा, ये 78 की जगह हम लिख देंगे 2 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, तो जो हमारी संख्या है उसके गुणनफल क्या आ गए, 2 गुणा 13 गुणा 13, और ये जो 13 से उसको भी लिख दिया तो 2 बार 13 आ गया हमारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इस संख्या के को जो है हम अभाज्य संख्याओं, कौन कौन सी अभाज्य संख्या, 2 3 और 13 के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या। कैसे पता लगाया हमने, ये प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसके बारे में हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में और प्रमेय 1.2 के वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है दोस्तों, इस प्रश्न का हमने व्याख्या कर दी है। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं, जिसमें हमें संख्या दी हुई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5, वो लिख लिया हमने यहाँ पर। अब ये जो दोनों धन की संख्या है उसमें 5 कॉमन है, ये 5 है इसमें और इसमें 5 है, तो 5 को हमने कॉमन ले लिया। तो कोष्टक के अंदर क्या आएगा हमारा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, इसमें से भी 5 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, तो हमने लिख दिया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 1। ठीक है, अब इन सबका गुणा कर लेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1008। ठीक है, 5 तो बाहर ही रहा और ये धन का 1 है तो ये 1 इसमें जुड़ेगा, धन 1। 1008 और 1 कितना हो जाएगा, 1009, तो हमें मिलेगा 5 गुणा 1009। ठीक है, अब आप देखेंगे 5 तो अभाज्य संख्या है, 1009 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है वो एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और कौन कौन सी वो अभाज्य संख्या, 5 और 1009। और हम जानते हैं प्रमेय 1.2 या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस संख्या को हम दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, 5 गुणा 1009। तो ये जो दी हुई संख्या है ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमें दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कहीं भी नहीं, सिर्फ प्रारंभिक स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे ये बताना है, दोबारा से। ठीक है, जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। ठीक है, तो दोस्तों हमें दिया गया है मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि इस तरह का एक वृत्ताकार जो है पथ है जिसका वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये है सोनिया जिसको 18 मिनट लगते हैं और ये है रवि जिसे 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक ही जगह से शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये प्रश्न में कहा गया है कि ये कितनी देर बाद पुनः जहां से शुरू किया था उसी जगह पर दोबारा टकराएंगे, मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कितनी देर बाद मिलेंगे, वो मिलेंगे 18 मिनट और 12 मिनट के एलसीएम के बाद।
इन दोनों का जो एलसीएम होगा उतने मिनट के बाद। क्यों? क्योंकि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याएं जो उन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें जो 18 से भी भाग हो जाएगा और 12 से भी भाग हो जाएगा। और ठीक है, तो ये दोनों मिलेंगे भी तभी, ठीक है, जब जो है 12 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा सेम हो जाए, एक जगह जाके मिल जाए। ठीक है, और वही कहलाता है हमारा एलसीएम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? 18 और 12 के एलसीएम के बाद। ठीक है, इतने मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो अब बस हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है और वही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। तो अब हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 18 और 12 के अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं पहले। तो हमने 18 लिख लिया। 18 सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 9 दूनी 18 तो 9 मिलेगा। 9 में जो है 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, 3 मिलेगा। 3 अभाज्य संख्या है, 3 में 3 का ही भाग जाएगा। तो हमें 18 के गुणनफल मिल गए 2, 3 और 3। तो हम लिख लेंगे 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। 3 दो बार आ रहा है तो 3 की घात 2 हो जाएगा, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 की घात 2। अब हम 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। हमने लिख लिया 12। 12 सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा। 6 दूनी 12, 6 आ जाएगा। 6 सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। दो तिया 6 तो 3 आ जाएगा। 3 अभाज्य संख्या है तो 3 से ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड हमारे आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हम लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दो बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। तो 12 हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 गुणा 3। अब दोस्तों हमने परिचय के वीडियो में, अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में और एलसीएम और एचसीएफ के वीडियो में हमने पढ़ा था। एलसीएम होता है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी बड़ी घात का गुणनफल कर देंगे। तो देखिए, दो दो है इसमें, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो हम लिख लेंगे एलसीएम होगा 2 की घात 2 गुणा 3 की बड़ी घात क्या है? 2। तो हो जाएगा गुणा 3 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2 होता है 4 और 3 की घात 2 होता है 9। ठीक है, तो 4 गुणा 9 हो जाएगा। 4 गुणा 9 होता है 36। तो एलसीएम हमारा आ गया 36। और एलसीएम जो है 18 12 का उतने मिनट बाद ही वो दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब इसको हम इसको जांच भी लें, अगर जांचना चाहें तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। देखो, सोनिया को लग रहे थे 18 मिनट, तो 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा देगी। और रवि को लग रहे थे 12 मिनट, तो 36 मिनट में रवि लगा देगा 3 चक्कर। ठीक है, तो इसका मतलब वो 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 36 मिनट। और ये हमने निकाला है एलसीएम निकाल के। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।